हेलो बच्चों, कैसे हो? केमिस्ट्री इनसाइड चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसके अंदर अपन ने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, वो सारी बातें कर ली थी। उनके मॉडल्स की बात कर ली थी। थॉमसन मॉडल है, रदरफोर्ड है, बोर मॉडल की बातें हो गई थी, उसकी एप्लीकेशंस हो गई थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम की बात हो गई थी। उसके बाद में अपन ने क्वांटम नंबर्स को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया था, बहुत ही अच्छी तरीके से। और आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है? फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जैसे ही आप आगे चलोगे केमिकल बॉन्डिंग वगैरह में, तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बहुत बड़ा रोल है। मतलब मैं कहूं कि केमिस्ट्री को आगे बहुत अच्छे से सीखना है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आना ही आना चाहिए, नहीं तो आप आगे कुछ नहीं कर सकते। तो आज का टॉपिक बड़ा ही मजेदार रहने वाला है, तो आप कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा और वन बाय वन जो जो बातें आपको लग रही है कि नहीं बिल्कुल उनको तो लिखना है, उनको तो बिल्कुल आपको स्टार मार करके लिखना ही लिखना है। क्योंकि देखो, कितना भी वीडियो देख लो, एक बार में कुछ याद नहीं होता इतना। क्योंकि होता क्या है, ह्यूमन मेंटेलिटी है, थोड़े दिनों बाद में आप क्या हो जाओगे, उसको स्किप आउट कर जाओगे या भूल जाओगे उसको। तो देखो, चलते हैं अपन। तो अपन जो आज पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या है? अपन पढ़ने वाले हैं आप वो प्रिंसिपल क्या होता है, N+L रूल की बात करेंगे, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात करेंगे, और क्या बात करने वाले हैं? हुंड्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की बात करेंगे। हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम जो होता है, अब उसकी बात करने वाले हैं। क्लियर हो गई यहां तक की बात? और बात यह है बेटा कि जो भी नए हैं वो अपने चैनल, आपका ही चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर करें। ठीक है, अब चलते हैं अपन देखो आगे। अब आगे सबसे पहले अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है? वो है अबोव प्रिंसिपल। क्या है? अबोव प्रिंसिपल। अब देखो, बात ही आ रही बेटा जी कि जो ये अबोव प्रिंसिपल है ये है क्या चीज? तो पहली बात तो देखो, आज तक अपना दिमाग में क्या होता है, अरे यार जब भी नाम आता है अपने पास में, यहाँ पे जैसे हाइजेनबर्ग आया, ये सारे नाम आए अपने पास में, थॉमसन आया, रदरफोर्ड आया, ये साइंटिस्ट का नाम है। लेकिन ध्यान से सुनना, यहाँ अबोव है, किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। दिस इज द जर्मन वर्ड, कोई वर्ड है। क्या है? एक जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। यहां बिल्डिंग किसकी करनी है भाई? इलेक्ट्रॉन को भरना है। तो क्या है? फिलिंग अप ऑर्बिटल्स विद इलेक्ट्रॉन्स। जो ऑर्बिटल थोड़ी देर पहले अपन ने, मतलब मैं कहूं कि पिछले वीडियो के अंदर अपन ने जो ऑर्बिटल्स की बातें करी थी, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं और एक सेल है KLMN, तो किस तरीके से फिल होने वाली है वो सारी की सारी बातें करने वाले हैं आज अपन। ठीक है, तो देखो सुनो, क्या प्रिंसिपल है, क्या बोलता है वो, ये सुनो। In the ground state of atom, in the ground state of atoms, the orbitals are filled in order of their increasing energies. मतलब जी छोटी सी बात है कि आपको ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल करना है तो उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग कर दो। जैसे जिसकी एनर्जी कम है सबसे पहले उसमें इलेक्ट्रॉन डालो, वो फिल हो जाए, उसके बाद जिसकी एनर्जी उससे थोड़ी सी ज्यादा है उसमें डालो। मतलब एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर क्या करना होता है, अपने को इलेक्ट्रॉन को फिल करना होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑक्यूपाई द लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां फिल करना होगा? जिस इलेक्ट्रॉन की, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी? लोवेस्ट होगी। ऑर्बिटल्स अवेलेबल टू देम एंड एंटर इनटू हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स ओनली आफ्टर द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड। क्या बोलना चाह रहा है भाई साहब? ये कह रहा है कि लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स को पूरा फिल कर लो ना, उसके बाद में आप हायर एनर्जी की तरफ चलोगे। ये बात किसने बोली है? अबोव प्रिंसिपल की बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसी प्रिंसिपल को अपन रिलेट करने वाले N+L रूल्स हैं। वो क्या है देखो, उसको अपन देखते हैं अच्छे से। कि द एनर्जी ऑफ, ध्यान से सुना, द एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल इज डिटरमाइंड बाय द सम ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर l। मतलब अपना रूल कौन सा होगा? N+L रूल होगा। अब देखो, यहां पर मैं आपको 2 बातें बता दूं। क्या है? अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है तो उनका एनर्जी लेवल है या उनकी एनर्जी की बात है, वो किससे करेंगे? अपन केवल n से करेंगे। मतलब मैं कह दूं कि n का मतलब यहां पर क्या रहेगा? जैसे एक छोटी सी बात कर लें कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज की बात कर रहे हैं अपन। किसकी कर रहे हैं? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज की बात कर रहे हैं। एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके लिए आपका ये कहे कि साहब एनर्जी की बात करें, तो मैं कहूं कि उस केस में जो एनर्जी है, जैसे 1s है, ठीक है, उससे ज्यादा किसकी एनर्जी होगी? 2s की होगी। लेकिन 2s और 2p की एनर्जी इस केस में बराबर होगी। फिर किसकी होगी? 3s की होगी। फिर 3s में 3s, 3p और 3d की क्या होगी? बराबर होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ये बताओ आप तो मुझे। क्लियर होगी ना? मतलब यहां पर किस पे डिपेंड कर रहा है एनर्जी लेवल? एन पे, ओनली एन पे डिपेंड कर रहा है, ओनली एन पे डिपेंड कर रहा है। एस और पी मतलब एल की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है।
ये चीज बताओ यहां से अच्छे से क्लियर हुई कि नहीं हुई? मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि n की वैल्यू पे ही डिपेंड कर रहा है किसकी एनर्जी, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। मतलब जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके लिए अपन n की वैल्यू से ही एनर्जी का ऑर्डर दे देंगे, लेकिन जिसके अंदर मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी एनर्जी के ऑर्डर के लिए मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी? n की वैल्यू के साथ में l की वैल्यू की भी रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर हो गई बात? अब देखो क्या बोल रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। द ऑर्बिटल्स विद द लोअर वैल्यू ऑफ n प्लस एल हैज द लोअर एनर्जी देन द ऑर्बिटल हायर n प्लस एल वैल्यू। मतलब क्या बोलना चाह रहा है, देखो ध्यान से सुनना। ये कह रहा है कि जिसकी n प्लस एल की वैल्यू कम है जोड़ने के बाद में उसकी एनर्जी कम होगी कंपेयर टू द n प्लस एल की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन देखो क्या बोला है कि when टू ऑर्बिटल्स हैव सेम n प्लस एल वैल्यू। अच्छा सुनो, ये जो मैं बातें बोल रहा हूं ना, हाइड्रोजन है तो ये वाला फॉर्मूला चलेगा, वो जो मैंने अलग ही बता दिया है। ये जो मैं बात करने वाला हूं ना, ये मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन की बात करने वाला हूं। मतलब हाइड्रोजन की बात नहीं करने वाला हूं, ये हाइड्रोजन लाइक नहीं, मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के अलावा जितने भी बाकी के हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स 2 से 1 से ज्यादा हो, क्या हो, 1 से ज्यादा, उनके लिए रूल की बात करेंगे अपन यहां पे, ठीक है। अब देखो क्या बोला है कि टू ऑर्बिटल्स हैव सेम n प्लस एल वैल्यू। अब कुछ भी हो सकता है जिनका n प्लस एल वैल्यू की वैल्यू सेम हो, उसके लिए अपन एनर्जी की वैल्यू की बात करेंगे कि ऑर्बिटल्स विद लोअर वैल्यू ऑफ n, लोअर वैल्यू ऑफ n हैज लोअर एनर्जी। मतलब क्या है जी, इधर सुनो क्या, देखो मैंने कुछ एनर्जीज के ऑर्डर लिख रखे हैं। बताओ इस केस के लिए n की वैल्यू और l की वैल्यू की बात करें तो n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0, n की वैल्यू 2, 1। देखो देखो इधर देखो, 3, 0, 3, 1, 4, 0, 3, बोलो 2, 4, 1, 5, 0, 4, 2, 5, 1, 4, 3, 5, 2, इसकी लिखी है मैंने, ठीक है ना, 6, 1, 7, 0। समझ में? n प्लस एल कितना हुआ? n प्लस एल बताओ, इसका 1, इसका कितना हुआ 2, इसका कितना हुआ 3, इसका कितना 3, इसका कितना 4, इसका कितना 4, इसका 5, इसका 5, इसका 5, इसका 6, इसका 6, इसका 7, इसका 7, इसका 7, क्या जी 7, और इसका 7। ये बात ठीक है। अब देखो मैंने जो ये ऑर्डर लिखा है ना, ये एनर्जीज के इंक्रीजिंग ऑर्डर ही लिखा है। यहां तक ही क्लियर है बात? अब देखो चीजों को समझो आप, तो कि जो चीजें हैं वो क्या है क्या नहीं है उसको समझो अच्छे से। देखो क्या मैंने कहा कि n प्लस एल की वैल्यू जहां पर, देखो यहां पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समझ? यहां देखो n प्लस एल की वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है। तो n प्लस एल की वैल्यू सेम आएगी तो अपन एनर्जी का लोवेस्ट एनर्जी किसको मानेंगे? जिसमें n की वैल्यू कम हो। देखो यहां पर देखो n प्लस एल की वैल्यू सेम आ रही है तो अपन किसको माना है? 3 को माना है। देखो यहां पर n प्लस एल की वैल्यू सेम आ रही है, अपन ने किसको माना है? 3 को माना है। समझ आ रही है? जैसे यहां देखो n प्लस एल की वैल्यू सेम आ रही है तो अपन ने किसको माना है? 4 की लोअर एनर्जी मानी है। मतलब जहां पर भी n प्लस एल की वैल्यू सेम आए वहां पर जो लोवेस्ट एनर्जी वाला कौन सा होगा? जिसकी n की वैल्यू कम होगी। और n की वैल्यू ज्यादा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 2 3 4 से अपन चल ही रहे हैं। ये बात क्लियर होगी? दिस इज रूल इज नोन एज n प्लस एल रूल। क्लियर हो गई बात? देखो चलते हैं आगे। एक इससे भी आप पूरा का पूरा डिसाइड कर सकते हो सारा का सारा कि फिलिंग ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है कि ऑर्बिटल्स को कैसे फिल करना आता है, वो सुनो आप अच्छे से। ये मैंने सारी की सारी बातें लिखी है। आपको पता है एल की वैल्यू इसके लिए, एस के लिए 0 होगी, पी के लिए 1 होगी, टी के लिए 2 होगी और इसके लिए 3 होगी। ये मैंने यहाँ पे एन की वैल्यू 1 2 3 4 करके लिख रखा है। अब बात समझना आपको, सीधा सी बात है कि सर कैसे याद रखें? तो या तो मैंने जो तरीका बताया वैसे याद रख लो, या ऐसे लिख लो, पहले 1s लिख लो, 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d, 7s 7p 8। पहली बात तो अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे ही नहीं गए हैं, ये अपन ने लिख दिया आगे कि भाई आगे प्रिडिक्ट कर लिया कि यहाँ आएगा। अब देखो सुनो बात, अब आपको इलेक्ट्रॉन कैसे बनना है? आपको क्या करना है? एक बाल्टी लेनी है। क्या लेना है जी? एक बाल्टी लेनी है। ये बाल्टी ले ली साहब अपन ने, ठीक है ना? क्या ले ली अपन ने? ये एक बाल्टी ले ली। इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रॉन डाल रखे हैं। समझ में आ रही बात? क्लियर हो गई बात क्या बोल रहा हूं मैं? इसमें क्या डाल रखे? इलेक्ट्रॉन डाल रखे हैं। अब आपको पता है कि ये जो है वो 2s है 2p, ये क्या मैंने सबसे लिख रखे हैं सारे के सारे, ठीक है। अब आपको पता है कि s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जी?
एस में कितने 2, पी में कितने आएंगे जी 6, डी में कितने आएंगे जी 10, एफ में कितने आएंगे 14। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका सिखा रहा हूं मैं आपको एक तरीके से। कैसे? बाल्टी ले ली, अब आप यहां से स्टार्ट हो जाओ बाल्टी लेकर के, ये बाल्टी लेकर के आप यहां आ जाओ भाई साहब, यहां इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ठीक है। अब बताओ इलेक्ट्रॉन यहां कितने दोगे 2, उसके बाद 2 के बाद में इसकी कैपेसिटी नहीं है, एस 2 ही ले सकता है, ठीक है। फिर बाद में यहां चलोगे फिर आपको 2s के बस यहां से स्टार्ट हो जाना वैसा आपको आगे ऐसे। फिर एस की कैपेसिटी 2 की है तो 2 फिर दे दिए, फिर यहां चले, फिर पी आ गया तो फिर पी को भर दिए कितने 6, फिर एस को फिर 2, फिर आगे चले फिर पी को भर दिए 6, फिर एस को 2, फिर आगे डी को भर दिए 10। समझ में आई क्या बात? इस तरीके से अपने को इलेक्ट्रॉन भरते हुए चलने हैं आगे से आगे। बस यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने वाला आगे, और कुछ नहीं है ऐसा कुछ भी। समझ में आई? जैसे देखो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूं यहाँ पे, थोड़ा सा, बाकी आगे चलेंगे। क्या है, जैसे मान लो मैं यहाँ बात कर लूँ बेटा नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन 7। आपको पता है नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, तो बताओ 1s में कितने इलेक्ट्रॉन भरूंगा मैं यहाँ पे? अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख रहे हैं एक तरीके से, तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे भाई साहब 2, ठीक है। फिर आगे देखो 2s, ये आगे 2s में कितने भरेंगे 2, फिर आगे देखो 2p में कितने भरेंगे जी? अब देखो 7 है तो 2 तो 4, इस बाल्टी में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे? 7 ही थे। तो बताओ इस तरीके से भरेंगे कि नहीं भरेंगे? बात की बात है कैसे भरे जाएंगे, लेकिन आपको इतना समझ आया कि एक में 2 भर दिए, फिर आगे 2 भरेंगे, फिर 3। हाँ, इसमें मैंने 3 तो नहीं भरे ना, क्योंकि इसकी कैपेसिटी कितनी है 2 की है। समझ में आ गई बात सारी की सारी? बिल्कुल समझ में आ गई अच्छे से, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं। तो ये ऑर्बिटल्स को किस तरीके से फिल करेंगे, तो एक तरीके से अपने मेमोरी में सा देख लिया है, और मेरे ख्याल से अच्छा n+l की वैल्यू से भर रहे हैं। समझ में आई बात? देखो चलते हैं आगे। अब देखो आगे की क्या कहानी है उसको देखो जरा देख लेते हैं। आगे क्या है, सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं उसके अंदर, और जो कर ली उसके वाला क्या है कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या बोल रहा है वो सुनो। ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या बात है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, क्या बोल रहा है जी कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। ये क्या रहा है वो समझो आप। ये कह रहा है कि कोई भी एटम है उसके अंदर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, उनकी क्वांटम संख्या है ना वो एक जैसी नहीं हो सकती। मतलब मान लो ये 2px है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब ये कह रहा है इसके लिए n की वैल्यू देखो, सुनो, अब मैं 2 इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो ये मेरा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, ये मेरा सेकंड इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ इसके लिए n की वैल्यू कितनी 2 2। बताओ l की वैल्यू कितनी होगी, p है तो 1 1। अच्छा m की वैल्यू कितनी होगी, जो x के लिए मान लो इसकी वैल्यू मैंने -1 ली है तो इसकी भी -1 ही होगी, x से तो एक ही होगी ना m की वैल्यू तो। लेकिन देखो s, अगर एक इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ में है तो दूसरा किसमें होगा, माइनस हाफ में होगा कि नहीं होगा। तो यही तो कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है कि चारों क्वांटम नंबर क्या नहीं हो सकते सेम। इसका मतलब ये देखो जी, सीधी सी बात है, ये कह रहा है पाउली, ये कह रहा है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होंगे तो एक का स्पिन ऐसा होगा तो दूसरे का स्पिन ऐसा होगा। ये कहना चाह रहा है जी, और कुछ नहीं कहना चाह रहा है कि दोनों की स्पिन, मतलब आपको ऐसी कंडीशन दे रखी है तो सही है, ऐसा कुछ फीलिंग कहीं कर रखी है तो इसका मतलब वो गलत है। ये कह रहा है पाउली, और कुछ नहीं कह रहा है, ठीक है। और कहीं मान लो आपको ऐसा कहीं नजर आ रहा है तो इसका मतलब ये बात तो गलत हो गई, क्योंकि पाउली खुद क्या कह रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती। ये तो कहना चाह रहा है, तो क्या कह रहा है कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन में एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल्स एंड दीज इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन। क्या कह रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये बात भी गलत हो गई। और इसके अलावा दोनों की जो स्पिन है वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, मतलब ऑपोजिट होनी चाहिए। एक का प्लस हाफ तो दूसरी क्या होनी चाहिए, -हाफ होनी चाहिए। क्लियर है? मतलब क्या हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ 3 क्वांटम नंबर्स n, l और m। इनकी वैल्यू तो क्या हो सकती है, ये l बेटा इसे ml है, इनकी वैल्यू तो क्या हो सकती है, सेम हो सकती है, बट मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन क्वांटम नंबर। जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल आपको क्लियर हो जाना चाहिए अच्छे से। मतलब पाउली ये कह रहा है कि जो आपकी 4th क्वांटम नंबर है वो तो डिफरेंट होगी किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर इन एन एटम। एक उसी एटम की बात कर रहे हैं अपन सारी की सारी, ठीक है। देखो चलते हैं आगे, क्लियर हो गई यहां तक की बात। तो अब देखो चलते हैं, अब देखो मैंने क्या लिखा है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात करी है। मतलब वो क्या बोलना चाह रहा है वो सुनो, कि मैंने कार्बन की बात करी, आपको पता कार्बन में कितने 6 इलेक्ट्रॉन, तो थोड़ी देर पहले अपने डिस्कस किया था, पहले 1s में 2, फिर इसमें 2 और फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब ये बोलना क्या चाह रहा है वो समझो। ये कह रहा है कि जब आप इलेक्ट्रॉन भरोगे ना तो इस तरीके से भरोगे कि एक ऑर्बिटल खत्म हुआ तो स्पिन
ऊपर, मतलब स्पिन कैसी होगी इसकी, ऊपर नीचे, मतलब प्लस हाफ माइनस हाफ, इसकी प्लस हाफ माइनस हाफ। अब देखो इसमें तो अलग अलग ऑर्बिटल है ना। अच्छा ऐसा क्यों हुआ है, ये आगे अपन पढ़ेंगे अभी कि मैंने, अब देखो आगे क्या क्या बातें आएगी आपके दिमाग में कि सर आपने यहां ऑपोजिट क्यों नहीं भरा, यहां पर एक क्यों भरा। अरे भाई ये तीनों की जो ध्यान से सुनना, ये तीनों हैं उनकी एनर्जी सेम है, तो मैं इलेक्ट्रॉन यहां भी भर सकता हूं, यहां भी, लेकिन आप ये भी तो कर सकते हो ना कि सर आपने इलेक्ट्रॉन ऐसे क्यों नहीं भरा। पाउली के अकॉर्डिंग तो ठीक था, लेकिन किसी और के अकॉर्डिंग गलत हो रहा था। वो कैसे हो रहा था वो आगे चेक करेंगे। मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक है, इसका मतलब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया है क्या कि सर ऐसा क्यों नहीं हुआ। पहला क्वेश्चन बताओ आया कि नहीं आया, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ उसका आंसर अपन आगे दे रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरीके से कुछ भरे जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अच्छा इसके लिए एन, एल और एम एस की बात करेंगे तो आपको समझ में आ रहा है, सारी की सारी मैंने बातें लिखी है अच्छे से। तो आप देखो कि थोड़ी देर पहले बोला था कि इस ऑर्बिटल के लिए ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम है, लेकिन दो इलेक्ट्रॉन है तो एक की वैल्यू प्लस हाफ होगी तो दूसरी क्या होगी, माइनस हाफ होगी कि नहीं होगी। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए यहाँ पे अच्छे से। क्लियर होगी बात, बिल्कुल क्लियर होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे, देखो चलते हैं। ये देखो यहां पे ये क्या बोलना चाह रहा है, ये कह रहा है कि हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। क्या बोलना चाह रहा है, दिस रूल्स डील्स विद द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबसेल। क्या कह रहा है, ये कौन सा है कि इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग कर रहे हैं ऑर्बिटल्स के अंदर, जो एक ही सबसेल के अंदर है उसकी बात करें। दैट इज ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी आर नोन एज डीजनरेट ऑर्बिटल्स। अब देखो यहां से ये क्या चीज है वो पढ़ते हैं। डीजनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, इनको बोलते हैं अपभ्रंशी कक्षक। ये होते क्या है वो सुनो आप। जैसे बेटा मैं कह रहा हूं कि जो 3p है, ये 3p के अंदर ये तीन ऑर्बिटल्स थे, px, py, pz। मैं जो भी बातें कर रहा हूं ना यहाँ पे, वो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहा हूं। किसकी कर रहा हूं, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहा हूं। ध्यान से सुनना अच्छे से आप, क्योंकि मैं हाइड्रोजन वाले की बात नहीं कर रहा हूं। हाइड्रोजन की कहानी क्या है वो भी मैं अभी देखो थोड़ा सा बताता हूं आपको यहाँ पे। बिल्कुल हाइड्रोजन की कहानी भी देखो आपको मैं बताता हूँ। अब ये कह रहा है कि जो 3p है ना, इन तीनों की जो एनर्जी है px, py, pz, इन तीनों की सेम है। जब तीनों की सेम है इसलिए इनको क्या बोलूंगा, डीजनरेट ऑर्बिटल्स बोलूंगा। अब आपसे कोई बोलेगा कि साहब 4d ले लो मान लो मैं। अब 4d के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5। तो इन 5 की एनर्जी क्या है, सेम है। इन 5 की क्या बोलेंगे, डीजनरेट ऑर्बिटल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डीजनरेट ऑर्बिटल्स बोलेंगे। अब देखो सुनो, आपसे कोई ये बोल दे कि 3s, 3p और 3d, इसमें कितने ऑर्बिटल, एक, इसमें कितने, 3, और इसमें कितने, 5। इसकी एनर्जी डिफरेंट है, इसकी एनर्जी डिफरेंट है, इसकी एनर्जी डिफरेंट है। लेकिन देखो आपसे बोले कि हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है। क्या है, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है। और कभी आपको ये कह दे कि साहब ये 2s है और ये 2p है, इसके अंदर कितने ऑर्बिटल, 1, इसके अंदर 3। अब आपको ये कहे, ध्यान से सुनना, कि साहब इसके अंदर टोटल आपको बोलते हैं कि 3 है, क्वांटम नंबर 3 वाले, उसके अंदर टोटल कितने डीजनरेट ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, टोटल मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो 5 हो सकते हैं। इनकी एनर्जी सेम होगी, इसकी एनर्जी p की एनर्जी d के बराबर नहीं होगी, s के बराबर भी नहीं होगी। हाँ, इन तीनों p की एनर्जी सेम होगी और इसकी एनर्जी अपनी सेम होगी, अलग होगी। मतलब इसकी एनर्जी क्या, अब इसको अपन n+l रूल से डिफाइन कर सकते हैं ना कि किसकी एनर्जी ज्यादा, किसकी एनर्जी कम। तो जिसकी एनर्जी कम होगी, जिसकी एनर्जी बराबर होगी, उनको बोलेंगे डीजनरेट ऑर्बिटल्स। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या है कि 3p है तो उसके अंदर px, py, pz, इन तीनों की एनर्जी सेम होगी। 4d है तो 4d के अंदर जो 5 होंगे उनकी एनर्जी सेम होगी। लेकिन मुझे बताओ, अगर मैं इसे लिख दूं, ध्यान से सुनना, कि मैं लिखूं यहां पे 3s, 3p, 3d, क्या आपसे पूछे कि टोटल जो 9 इलेक्ट्रॉन, जो 9 ऑर्बिटल्स है, 5, 3, 8, 9, क्या 9 के 9 इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी सेम है क्या, नहीं। क्या 9 इलेक्ट्रॉन डीजनरेट ऑर्बिटल्स है या क्या 9 ऑर्बिटल डीजनरेट ऑर्बिटल्स है, नहीं। कितने हैं, मैक्सिमम कितने हैं, ये d वाले 5 है, डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। समझ में आई। लेकिन देखो हाइड्रोजन के केस में बात कर लें, हाइड्रोजन के केस में बात कर लें तो आपको बताया कि 2s की एनर्जी और 2p की एनर्जी सेम होती है। ये बात आपने थोड़ी देर पहले डिस्कस करी थी। तो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज की बात करें तो आपसे पूछे कि कितने डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 4 डीजनरेट ऑर्बिटल्स यहां पर प्रेजेंट है। अगर ये बात हाइड्रोजन लाइक की पूछता ना वो, क्योंकि हाइड्रोजन की स्पीसीज की एनर्जी है वो n पे डिपेंड करती है, तो टोटल हाइड्रोजन के केस में कितने हो जाते हैं, 9 डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते कि नहीं होते। लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन है तो क्योंकि अपन n+l रूल की बात करेंगे तो यहां पर कहानी कुछ चेंज हो जाएगी। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है डीजनरेट ऑर्बिटल्स, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको मैंने यहां पर क्लियर करवा दिया अच्छे से। देखो चलते हैं आगे, क्या बोला है हुन रूल, क्या बोलता है,
बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्या है सुनना भाई साहब, कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबसेल पीडीएफ जो भी है does not take place until each orbital belonging to that subcell has got one electron each and it is singly occupied। अरे भाई देखो क्या बोलना चाह रहा है वो आप समझो अच्छे से। ये आपका P है, ये आपका D है, मैं दो को ले लेता हूं, एक आपका P है एक आपका D है। ये कह क्या रहा है कि सबसे पहले आपको मान लो P है, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं तो आप कैसे भरोगे वो सुनो। ये क्या कह रहा है देखो सुनना, कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सबसेल डज नॉट टेक्स प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू दैट सबसेल हैज गॉट वन इलेक्ट्रॉन ईच, इट इज सिंगली ऑक्यूपाइड। मतलब ये कह रहा है कि आपको इलेक्ट्रॉन बढ़ना है पी में, तो इसकी एनर्जी मान लो सेम है, तो सबसे पहले आप एक इलेक्ट्रॉन यहां भरोगे, समझ में आ गई बात, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां भरोगे, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां भरोगे। क्लियर होगी क्या बात? अरे क्लियर होगी क्या बात? समझ में आ गई? अब कह रहा है आगे देखो कि देयर आर 3p 5d एंड 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसलिए आपको पेयरिंग कब होगी? p की पेयरिंग 4 से स्टार्ट होगी, d की किससे स्टार्ट होगी? p की 4 से, d की 6 से और f की 8 से। अब बताओ फोर्थ इलेक्ट्रॉन बढ़ना है तो मुझे यहां भरूंगा कि नहीं भरूंगा मैं? ये कह रहा है कि पहले आप सिंगली ऑक्यूपाइड करवा दो सबको। क्या करवा दो? पहले सबको सिंगली ऑक्यूपाइड करवा दो। ये बोलना चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है? ये बात समझ में आई कि नहीं है आपको अच्छे से? सबसे पहले आप क्या करवा दो? सिंगली ऑक्यूपाइड करा दो सबको। तो सिंगली ऑक्यूपाइड में करवा रहा हूं यहां पे। ये बात क्लियर हो गई कि जी? अरे क्लियर हो गई क्या अच्छे से? मतलब इसमें भरेंगे तो कैसे भरेंगे? 1 2 3 4 5। अब यहां पर आएगा कि नहीं आएगा? 6 वाला। इस तरीके से बोला है। मतलब अगर आपने यहां पर ऐसा भर दिया तो ये कह रहा है कि हुंड कह रहा है ये बात गलत हो गई। कैसे? अगर आपने ऐसा भर दिया ऐसा तो ये गलत हो गया। मतलब 5 है तो ऐसे बात कर लें, अगर ऐसा कुछ भरा तो गलत है ये। क्लियर हो गई बात सारी की सारी? चलते हैं देखो आगे। अब देखो आगे क्या बोलना चाह रहा है, हुंड क्या बोलना चाह रहा है वो सुनो। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब आगे और सुन लेना आप अच्छे से, जो मैं बोल रहा हूं वो क्या है कि जैसे कार्बन है उसका अपन लिख रहे हैं तो ये नॉर्मल अपन नोटेशन लिख रहे हैं एसपीडी, और ये अपन ऑर्बिटल नोटेशन की बात करते हैं इसमें। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन पहले ऐसे भरेंगे, इसमें खत्म फिर इसमें खत्म। अब पी में आए तो देखो 1 2 भरा कि नहीं भरा? मैंने एक साथ तो नहीं भराना। अगर मैं एक साथ भरता, देखो अच्छे से सुनना, अगर आप ऐसे भरते ऐसे तो हुंड रूल कहता है ये तो गलत बात है, आप पहले सिंगल सिंगल भरो। अच्छा सबसे बड़ी बात है तीनों की स्पिन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर 2 है तो दोनों की स्पिन सेम होनी चाहिए। अगर आपने ऐसा भी भरा है तो अकॉर्डिंग टू हुंड गलत हो गया ये भी। अगर आपने ऐसा कुछ भरा तो भी गलत है। स्पिन पहले तीनों की एक जैसी होनी चाहिए। पहले सेम स्पिन के भरेंगे फिर ऑपोजिट स्पिन आएगी कि नहीं आएगी। क्लियर हो गई बात? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो इधर नाइट्रोजन में आ जाओ कि 3 इलेक्ट्रॉन थे तो मैंने 3 को कैसे भरा? 1 2 3 ऐसे कुछ भरा। ये वाली चीज इस केस के लिए गलत थी, ध्यान रखना इस बात का। ये भी गलत है, मतलब ये वाली ठीक है। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि पाउली तो ठीक बोलता ही है लेकिन हुंड गलत बोलता है। हुंड कहता है ऐसे भरो, ठीक है ना? अब देखो आगे, ठीक है। अब 8 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 8 इलेक्ट्रॉन के केस में देखो यहां तक की तो ठीक है बात। यहां देखो 1 इलेक्ट्रॉन पहले भरा, फिर ये भरा, फिर ये भरा, फिर बताओ ये भरा कि नहीं भरा? अपन ने ऑपोजिट स्पिन आई कि नहीं है यहाँ पे? ये पाउली के अकॉर्डिंग ठीक हुआ, आगे नहीं हुआ। और हुंड रूल के अकॉर्डिंग भी ठीक हो गया कि सबसे पहले आप क्या करो? सिंगल सिंगल भरो सेम स्पिन के साथ में, उसके बाद में आप ऑपोजिट स्पिन के साथ में उसको फिल करते चलो। क्लियर हो गई बात सारी की सारी? ये कौन बोल रहा है? हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वाला बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए कि सर डाउट है। चलते हैं आगे। देखो क्या कह रहा है, देखो एक क्वेश्चन है छोटा सा कि द इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाइड बाय क्वांटम नंबर n एंड l। ठीक है, n और l से कोई ऑर्बिटल है, मतलब एक तरीके से क्वांटम नंबर है, कोई इलेक्ट्रॉन है, उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कैन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। उस इलेक्ट्रॉन की इंक्रीजिंग एनर्जी की बात करें तो बताओ, थोड़ी देर पहले अपन ने बात करी थी n+l रूल की। कुछ याद आ रहा है क्या जी? कुछ जिसका n+l की वैल्यू किसकी जी? अरे किसकी भाई? n+l की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ये बात थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस करी थी। दूसरी बात ये बोली थी अगर बराबर हो तो जिसकी n की वैल्यू कम है उसकी एनर्जी कम होगी। तो देखो सुनो, n+l की वैल्यू कितनी आ रही है? 5। n+l की वैल्यू कितनी आ रही है? 5। कितनी आ रही है जी? 4। कितनी आ रही है? 4। इसका मतलब बी और डी की एनर्जी कम होगी कि नहीं होगी? ए और सी से। तो पहले ऑप्शन देख लो
कि एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, ए और सी की एनर्जी ज्यादा होगी, ए और सी की एनर्जी ज्यादा होगी, तो ए और सी की एनर्जी ज्यादा होगी, तो ये गलत हो गया। बाकी ठीक है सारा, ठीक है जी। अब इन दोनों की एनर्जी चेक कर लेते हैं सबसे पहले, फिर उसके अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं। अब देखो मुझे एनर्जी का बताओ आप कि दोनों की सेम है, तो जिसकी एन की वैल्यू कम है उसकी एनर्जी कम है, तो सी की एनर्जी बताओ कम है, तो मैं ऐसे लिख दूं क्या, ए की एनर्जी ज्यादा होगी, सी की एनर्जी कम होगी। ए की एनर्जी ज्यादा होगी, सी की एनर्जी कम होगी, मतलब ये गलत हो गया आपका। बच्चे दो, अब आपको ये तो पता है ना कि ए और सी की एनर्जी ज्यादा होगी, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया, क्योंकि बी आ रहा है यहाँ पे, बी की एनर्जी तो कंपैरेटिवली कम हो गई, तो आंसर अपना क्या हो गया, ये हो गया। फिर भी देखो मैं चेक करा देता हूं आपको अच्छे से। आपको ये पता है ना इस बात के लिए कि ए और सी की एनर्जी है, क्योंकि 5 आ रहा है, एन प्लस एल की वैल्यू, बी और डी में 4 आ रहा है, इसका मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो ये बात तो ठीक है। और ए और सी में अपन ने देख लिया कि सी की एनर्जी इसलिए कम होगी कि एन की वैल्यू कम आ रही है। अब बताओ इन दोनों की बात कर लेते हैं, तो बी और डी की बात करें तो दोनों में 4 है, लेकिन बताओ जिसकी कम है एन की वैल्यू उसकी एनर्जी कम होगी कि नहीं होगी, तो यहां पे आ जाएगा बी और यहां पे आ जाएगा डी। बताओ ये आंसर होगा कि नहीं होगा, मतलब ऑप्शन कहीं नजर आ रहा है क्या, ए की एनर्जी ज्यादा, सी की उससे कम, बी की उससे कम, डी की उसकी कम, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। कुछ भी नहीं किया, एन प्लस एल की वैल्यू से अपन ने आंसर निकाला, सिंपल सा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है वैसा आप ये बताओ, क्लियर है बात सारी। चलते हैं देखो आगे, चलते हैं नेक्स्ट। दिख रहा है क्या, ठीक है, मैं आपको और बता दूंगा क्या है। द ऑर्बिटल डायग्राम इन विच अबो प्रिंसिपल इज वायलेटेड। अब वो प्रिंसिपल जहां पर दिक्कत आ रही है उसकी बात कर रहे हैं। तो अब वो प्रिंसिपल की दिक्कत कहां आ रही है, अब वो क्या कहता है कि अब वो का मतलब एन प्लस एल रूल की बात कर ले बच्चा यहाँ पे, कि आपको सबसे पहले एन प्लस एल रूल से इलेक्ट्रॉन बढ़ना है, पहले बढ़ लो उसके बाद में आगे चलो, ठीक है। तो देखो 2s 2p, तो 2s में पहले पूरे बढ़ लिए, फिर 2p में कोई बात नहीं बढ़ लिए, 2s में पूरे बढ़ लिए, 2p में बढ़ लिए। ओ हो, इसमें देखो इधर आप इस केस में तो ये चीज हो गई गलत, इस केस में देखो सॉरी, इस केस में तो ठीक है, इस केस में देखो 2s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, फिर आप 2 में भर रहे हो p में, तो पहले आप s में पूरे कंप्लीट करो, इसमें लोवेस्ट एनर्जी में एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। समझ में आई क्या बात है, मतलब पूछा है कि कहां पर वायलेटेड हो रहा है, तो बताओ सी के अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 4 तो देखने की जरूरत नहीं है। फिर पहले आपको क्या करना है, लोवेस्ट एनर्जी वाले में पूरे इलेक्ट्रॉन भरने जितने पॉसिबल है, उसके बाद में आप आगे चलना है। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई क्या अच्छे से बात। चलते हैं देखो आगे, ये देखो क्या कह रहे हैं कि गिव रीजन व्हाई द ग्राउंड स्टेट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन इज। दो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं, दो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये कह रहा है कि साहब ये तो ठीक है ये गलत है। क्या कह रहा है कि ये तो ठीक है ये गलत है, ठीक है जी कोई बात नहीं, सिलिकॉन का होता होगा, ठीक है, अपन ने अभी पढ़ा नहीं, कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लेंगे। कह रहा है ये सही है ये गलत है। साहब ये गलत है क्यों है, तो यहां से पता चल रहा है कि सबसे पहले हुंड कहता है कि सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन को फिल करना है तो अकॉर्डिंग टू द सेम स्पिन, और सिंगल सिंगल आपको बढ़ना है, जब तक आपको पेयर्ड नहीं करना है, जब तक एक बार डिसजेनरेट ऑर्बिटल के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन नहीं फिल हो जाए। तो बताओ यहां पर ये वाली चीज गलत हुई कि नहीं, एक स्पिन ऐसी एक स्पिन ऐसी, जबकि होनी कैसी चाहिए थी, ऐसी होनी चाहिए कि नहीं चाहिए थी। बिल्कुल समझ में आ रहा है अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो चलते हैं आगे अपन। अच्छा सुनो, ये क्वेश्चन क्वांटम नंबर से हैं, तो जो बच्चे नए, तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप एक बार क्वांटम नंबर वाला वीडियो देखें आप अच्छे से, उसके बाद में इसके ऊपर आए, आपको मजा आएगा। अच्छा क्वांटम नंबर फिर मैंने यहां क्यों लिया है, क्योंकि यहां मैंने इसलिए इसको लिया है कि अपन जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो वहां पर क्वांटम नंबर को मिक्स करते हुए बात करेंगे, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा यहां विजुअलाइज करा दूं कि देखो क्या क्या बातें हैं। यहां पे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज करेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 4f ऑर्बिटल। मतलब ये किसकी बात कर रहा है जी, 4f ऑर्बिटल की बात कर रहा है। मतलब n की वैल्यू कितनी, 4f की वैल्यू कितनी, सॉरी l की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू कितनी है 3। ये आपको पता होनी चाहिए, L की वैल्यू कितनी होगी 3, पता है ना कैसे, S P D F, L की वैल्यू 0 1 2 3, तो F के लिए कितनी होगी, L की वैल्यू 3 होगी। ठीक है आ जाओ साहब। अब देखो सुनो, ऐसा कौन सा इसमें एग्जांपल है जिसमें N की वैल्यू 4 आ रही है और L की वैल्यू 3 आ रही है, तो N की वैल्यू 4 L की वैल्यू 3, तो ये तो गलत हो गया आपका सेकंड वाला, तो ये वाला भी गलत हो गया। अब देखो n की वैल्यू 4 l की वैल्यू 3,
n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 3, यहां तक का तो ठीक है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट और था अपना, क्या कि अगर आपको m की वैल्यू निकालनी है तो m की वैल्यू क्या होती है, -L2 प्लस l इंक्लूडिंग 0। तो अगर l की वैल्यू 3 है तो m की वैल्यू कितनी कितनी होगी भाई साहब, -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। क्या ये m की वैल्यू +4 कहीं से आएगी, क्या नहीं आएगी? देखो यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, s में तो s तो सारी की सारी बातें ठीक है। इसका मतलब ये चीज भी गलत हो गई इसकी। तो बताओ ये वाली चीज ठीक बैठ रही कि नहीं बैठ रही? कैसे? n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 3, m की वैल्यू +1 बिल्कुल हो सकती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आंसर क्या हो गया अपना? थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो ये सारी बातें आपको क्वांटम नंबर से समझ में आएगी, आप एक बार जाके वहां पर जरूर देख लीजिएगा। देखो चलते हैं अपन आगे। अब देखो अपन आगे जो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। ध्यान से सुनिएगा भाई साहब। अब कैसे इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि मैंने फिर बोला था कि आगे की सारी कहानी यहीं से स्टार्ट होती है एक तरीके से। क्या कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अरे भाई थोड़ी देर पहले अबो प्रिंसिपल से बात करी थी, बाल्टी के अंदर इलेक्ट्रॉन लिए थे और उनको फिल करना था अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एनर्जी। ये बात है ना, वही तो बात करने जा रहे हैं अपन कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना ऑर्बिटल्स के अंदर, किसी एटम के अंदर, उसी को क्या बोल रहे हैं अपन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट एटम कैन बी रिप्रेजेंटेड टू वेज। दो तरीके के हैं। क्या? एक तो एसपीडीएफ नोटेशन है, एक है ऑर्बिटल डायग्राम है। क्या है? एसपीडीएफ नोटेशन है और एक क्या है? ऑर्बिटल डायग्राम्स है। तो देखो मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 9। ठीक है, तो बताओ 9 है तो क्या हो जाएगा? पहले 1s की एनर्जी, फिर 2s की एनर्जी, फिर 2p की एनर्जी। एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है कि नहीं है भाई साहब? ये बिल्कुल है। तो बताओ 2s में कितने इलेक्ट्रॉन? पहले 1s में कितने? 2, 2s में कितने? 2 और 2p में कितने कितने बच गए जी भाई साहब? अभी 5 नो इलेक्ट्रॉन हो गए। ये इसका क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को। ए बी सी इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एसपीडी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यहां पर सब सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है कुछ? वो तो बड़ा इजी है भाई साहब, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो आगे। अच्छा, ऑर्बिटल डायग्राम का मतलब क्या? ऑर्बिटल डायग्राम का मतलब है कि आपने एस को क्या लिख दिया है? इस तरीके से। एस को क्या लिख दिया? इस तरीके से। पी को क्या लिख दिया? इस तरीके से। बस, और क्या है? बस इससे क्लियर ही हो जाएगा कि यहां 5 है तो यहां 5 कैसे बढ़ना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो 5 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कैसे कि 1 2 3 4 एंड 5। तो ये चीज यहां से एक चीज और क्लियर हो जाती है, इसलिए ऑर्बिटल डायग्राम अपने लिए अपने इंपॉर्टेंट हो गया। एग्जाम में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी ये सारी की सारी। तो दो तरीके का है, एसपीडीएफ नोटेशन की बात करेंगे और किसकी बात करेंगे? ऑर्बिटल डायग्राम्स की बात करेंगे। बिल्कुल समझ में आ गया आपको अच्छे से? अब देखो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूं, उससे थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। देखो एग्जाम्पल देखो आप अच्छे से। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वेरियस एटम की जो अपन बात करने जा रहे हैं वो क्या है? लिथियम के केस में बात करें तो देखो यहां पर ये मैंने लिख रखा है नीचे से अच्छे से। देखो 1s 2s और 2p की बात कर रखी है। तो देखो सबसे पहले लिथियम के अंदर 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक है जी बात। अच्छा, हाइड्रोजन के केस की बात करें, मैंने की नहीं है। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो मैं क्या बोलूंगा? 1s1। और हीलियम की बात करूंगा तो क्या बोलूंगा? 1s2। तो बस हाइड्रोजन के अंदर क्या आ जाएगा? यहां पर पहले 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, आगे के सारे खाली रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अच्छा देखो बेरिलियम की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहले क्या भरेंगे अपन? इसमें भरेंगे, फिर उसके बाद में इसमें भरेंगे। अब देखो इसमें इसकी बात करें तो 5 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब देखो इसमें अब कार्बन की बात करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां भर दिए, फिर 2 यहां, फिर यहां पर ऐसे भरेंगे, लेकिन भरेंगे ऐसे सिंगली। समझ आ रही बात? फिर देखो इसमें ऑक्सीजन में देखो कि 2 यहां भर दिए, उसके बाद में अपन ने पहले 1 1 1 भरा, फिर यहां 4th यहां भरा। मतलब कहने का मतलब एक नंबर 1 इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 5वां ये, छठा ये, 7वां ये, 8वां इलेक्ट्रॉन ये है। अगर आपसे वाकई में पूछा ना कि 8वां इलेक्ट्रॉन कौन सा है तो 8वां इलेक्ट्रॉन ये है। समझ में आ गई बात? इस केस में देखो समझ में आ रहा है आपको? फिर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और नियोन के केस में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। ये बात क्लियर होगी क्या अच्छे से? बताओ समझ में आ रही बात आपको अच्छे से? अब देखो आगे चलते हैं अपन। और तो देखो अब अपन बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैन बी रिटन बाय फॉलोइंग डिफरेंट वे। अलग अलग डिफरेंट वे कैसे हो सकते हैं? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मैं आर्गन की बात कर लेता हूं। आर्गन कितना होता है? 18। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? आर्गन का 18 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो बताओ मैं कैसे लिखूंगा? 1s2, फिर 2s2, फिर मैं लिखूंगा 2p6। ठीक है, आपको पता है एक सेल में s होता है, दूसरे में s और p होता है, तीसरा में क्या है? 3s में 2 और 3p में
6, क्या पहले देखो 18 हो गई क्या? हो गई क्या जी? 18 हो गए ना, अच्छे से क्लियर हो गई। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है इसका? दिस इज द फर्स्ट वे। दूसरा तरीका है कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1s2 2s2 p6 और 3s2 p6, मतलब इस तरीके भी लिखो तो भी कोई गलत नहीं है। अच्छा, और क्या तरीका है? आपको पता है कि जो नियोन है, देखो मैं इधर आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो नियोन है वो इनर्ट गैस है, ठीक है, आगे आप पढ़ेंगे सारा। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो अपन लिखेंगे तो वो क्या होता है? 1s2 2s2 p6 होता है, ये होता है। तो क्या मुझे बताओ, मैं यहां ऐसे भी लिख सकता हूं क्या कि नियोन और उसके बाद में मैं लिख दूं क्या 3s2 p6। ये भी एक तरीका हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गई बात? अब देखो सुनो क्या क्या बातें हैं। मैं किसी एक को ले लेता हूं, जैसे मान लो मैंने इसको ले लिया 1s2 2s2 p6 और ये है आपका 3s2 p6। अब सुनना, जो आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं जी? क्या बोलते हैं इनको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटरमोस्ट सेल्स के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और जो अंदर वाले हैं इनको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। याद रखना बातों को। इनको क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इनको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर होगी बात अच्छे से? कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। ये कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, कोर इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं, वो सारी बातें आपसे कर लेते हैं। अच्छा सुनो, अगर मैं इस केस के लिए n की बात करूंगा, अगर मैं n की बात करूं तो बताओ इसके लिए क्या बोलूंगा? n-1। इसके लिए क्या बोलूंगा? n-2 बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? अगर ये वैल्यू n है तो ये n-1 होगी और ये n-2 होगी कि नहीं होगी? समझ में आ रही क्या बात अच्छे से? अरे समझ में आ रही क्या बात अच्छे से? क्लियर होगी क्या अच्छे से बात? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी की सारी बात को आपको अच्छे से आ जानी चाहिए। क्लियर हो गई यहां तक की बात? चलते हैं देखो आगे। तो अब अपन देखने वाले हैं एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। क्या देखने वाले हैं? एक्सेप्शन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। किसकी बात करने वाले हैं? क्रोमियम और कॉपर की। देखो मेरी बात सुनो, कुछ ऐसे कॉन्फ़िगरेशन होते हैं जो अपन जैसा सोचते हैं कि अपन एक्सपेक्ट करके बैठे हैं कि ऐसा है, जबकि वो अनएक्सपेक्टेड होता है। मतलब एक्चुअल में क्या हो रहा है वो बात कर रहे हैं, क्योंकि अपन n+l रूल अप्लाई करेंगे और वहां पर वो चीज आपकी वाकई में रूल के अगेंस्ट जा रही है। तो देखो कैसे कि क्रोमियम का एक्सपेक्ट करके अपन ये बैठेंगे ऐसा कुछ होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ये होता है, तो अपने लिए तो अनएक्सपेक्टेड ही है। एक्सपेक्ट करके बैठेंगे ये होता है, लेकिन एक्चुअल में ये होता है। तो देखो क्या है, ये सारी कहानी क्यों होती है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो सारा पढ़ेंगे अपन। अब देखो क्या है कि दीज अनएक्सपेक्टेड, ये अनएक्सपेक्टेड है बेटा, है ना? तो these unexpected configuration are due to the fact that half filled and full filled orbital are very stable। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो एक्चुअल आ रहा है एक्चुअल में वो इसलिए है कि हाफ फील्ड, देखो यहां पर हाफ फील्ड आ रहा है, ये फुल फील्ड आ रहा है, तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड है वो क्या होते हैं? ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो अनएक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर एक्वायर्ड टू गेन स्टेबिलिटी। मतलब ऐसा क्यों होता है? स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए, मतलब स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए ऐसा सब कुछ करना पड़ता है इसको, या ऐसा सब कुछ कर रहा है, मैं इस तरह से बोल दूं। अच्छा, इसके पीछे का क्या रीजन है, क्या लॉजिक है, वो देखो आप समझो अच्छे से। मतलब कि यहां पर ऐसा होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ, इस यहां पर अपने अकॉर्डिंग तो यही था, ऐसा क्यों हुआ, वो देखो अपन आगे पढ़ते हैं इसको वन बाय वन। क्लियर है? तो देखो क्या है, तो अब अपन देखो बात करने जा रहे हैं कॉजेज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबसेल्स। ठीक है, देखो क्या है, फर्स्ट सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड है एक्सचेंज एनर्जी। फर्स्ट क्या है? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो बात क्या है, मैं यहां पे क्रोमियम को ले रहा हूं, क्रोमियम इज द 24। अगर अपन वैसे चलें जैसे वाकई में सोच रहे थे तो ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा? 1s2 2s2 p6 3s2 p6 d4 4 d4 d4 4 4s1 क्या 2 4s2, ये होगा कि नहीं होगा? ये अपना सोच के बैठे थे कि ये होगा, लेकिन निकल के क्या आया? देखो निकल के क्या आया, ये नहीं, निकल के आया 1s2 2s2 p6 3s2 p6 d5 4s1, ये निकल के आया साहब। अब देखो यहां d4 है, यहां s2 है, यहां d5 है, यहां s1 है। पहले चीज तो देखो, दो चीजें समझना बच्चे से, ये मैं d4 लिख रहा हूं, बाकी को कोई लेना देना नहीं, अपन ने केवल ये बना लेते हैं, ये d4, तो 1 2 3 और ये 4 और ये d5।
देखो यहां पर अच्छे से, यहां पर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, एक खाली है, जबकि यहां पर देखो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है। पहली चीज तो जितनी ज्यादा सिमेट्री आएगी उतनी ही एनर्जी को ज्यादा एक्वायर करेगा, मतलब स्टेबिलिटी एक्वायर करेगा। समझ में आ रही बात? स्टेबिलिटी को एक्वायर करेगा जितनी ज्यादा सिमेट्री आएगी। तो यहां तो सिमेट्री का खेल तो समझ में आ गया आपको। दूसरा मैंने बोला एक्सचेंज एनर्जी। देखो ये एक्सचेंज एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है उसको आप जरा थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा इधर, कि वो मैं आपको देखो समझा देता हूं। एक्सचेंज एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है देखो आप समझना। मुझे बताओ ये वाला इलेक्ट्रॉन, समझना भाई साहब, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ में एक्सचेंज हो सकता है क्या? ये वाला इलेक्ट्रॉन बताओ इसके साथ में एक्सचेंज हो सकता है क्या? ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ में एक्सचेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? समझ में आई बात? इस केस में बताओ, अभी इस इलेक्ट्रॉन के केस में एक्सचेंज कितने किए इसने? 3 किए। अब देखो इसकी बात करें तो ये वाला इसके साथ हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ में एक्सचेंज हो सकता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ में एक्सचेंज हो सकता है। बताओ इस केस में इस इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कितने किए इसने? 2। बताओ हाँ या ना, हाँ या ना, बोलो जल्दी, अरे जल्दी बोलो भाई साहब, कितना किया? इतना। अब देखो इस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इस इलेक्ट्रॉन ने किसके साथ एक्सचेंज किया? इसके साथ। बाकी तो सबके साथ कर ही रखा है ना कि एक बार, ठीक है। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1, तो टोटल कितने एक्सचेंज हो गए वैसा यहाँ पे 6। कुछ समझ में आया क्या आपको अच्छे से? बताओ जरा। यहां पर देखो इस वाले ने इसके साथ किया, इसके साथ 3 एक्सचेंज किए। इस वाले ने इसके साथ तो पहले कर ही चुका है ना, तो 2 के साथ ही करेगा। ये वाला इन सब के साथ तो कर ही चुका है, इसके साथ करेगा तो 1 के साथ करेगा। ये वाला ऑटोमेटिकली सबके साथ हो गया। तो इसने कितने एक्सचेंज किए? 6। मतलब कॉन्सेप्ट क्या है? जितनी ज्यादा एक्सचेंज उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। चला यहां देख लेते हैं। देखो एक्स का यहां इस केस में देखो आप अच्छे से, ये वाला इसके साथ एक्सचेंज कर रहा है 1, ये वाला इसके साथ भी कर रहा है 2, ये वाला इसके साथ भी कर रहा है 3, ये वाला इसके साथ भी कर रहा है 4। मतलब इस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितने एक्सचेंज कर लिए? 4। बताओ हाँ या ना। इस इलेक्ट्रॉन ने कितने एक्सचेंज कर लिए? 4। आ जाओ साहब सेकंड वाले के साथ। ये वाला इसके साथ तो कर चुका है, तो इसके साथ कर चुका है, लेकिन इसके साथ 1, ये 2 और ये 3। बताओ इस इलेक्ट्रॉन ने कितने कर लिए? 3। कितने एक्सचेंज कर लीजिए भाई साहब? अरे बोलो जल्दी, कितने एक्सचेंज कर लिए? कितने एक्सचेंज कर लिए? 3। ठीक है। अब बताओ इस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इस इलेक्ट्रॉन के केस की बात करें तो मुझे बताओ इस इलेक्ट्रॉन है वो ये वाला इसके साथ एक्सचेंज करेगा कि नहीं करेगा, और ये वाला इसके साथ करेगा कि नहीं करेगा? हाँ या ना। मतलब इस इलेक्ट्रॉन ने कितने कर लिए? 2। हाँ जी ना, ये बोलो आप। तो यहां पे क्लियर हो गई बात। चलो आगे चलो। अब बताओ ये वाला इलेक्ट्रॉन बचा, ये वाले की बात होगी, ये वाले की बात करें, ये वाला इसके साथ एक्सचेंज करेगा कि नहीं करेगा? कितना हो गया? 1। उसका तो ऑटोमेटिकली हो गया। तो बताओ यहां पर टोटल कितने एक्सचेंज हो गए? 4, 3, 7, 2, 9 और 10। तो जहां पर जितने ज्यादा एक्सचेंज होंगे बेटा जी, उसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी कि नहीं होगी? तो दिस इज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कंपेयर टू दिस। समझ में आई क्या बात? मतलब 2 फैक्टर्स जो जनरल अपन बात कर रहे हैं, एक तो सिमेट्री और एक वाला एक्सचेंज एनर्जी वाला। समझ में आई बात? वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये अनएक्सपेक्टेड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है ना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आ गई? क्लियर है यहां तक की बात? अब देखो आगे चलते हैं। अब देखो आगे मैंने कुछ यहां पर कुछ बातें लिखी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी ही अच्छी है, इनको आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा मैंने वो सुनिएगा। मैंने लिखा है कि एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट्स। कुछ ऐसे एलिमेंट्स है उनका क्या है? एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मतलब वही कहानी कि या तो सिमेट्री आ रही है या फिर एक्सचेंज एनर्जी की कहानी को लेकर के कर रहे हैं। तो मैंने क्रोमियम और कॉपर की बातें कर ली थी। इसके अंदर कहा था कि जो अपना एक्सपेक्टेड था वो तो ये ऐसा कुछ था, लेकिन एक्चुअल में कुछ ऐसा आ रहा था। ये बात तो क्लियर हो गई। इसके अलावा देखो मैंने यहां पर लिखा है मोलिब्डेनम की बात करी है, पीडी की बात करी है, एजी, पीटी और एयू की बात करी है। यहां पर एक्सपेक्टेड कुछ ऐसा आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में कुछ ऐसा होता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्शन अगर कभी आता है तो आप उन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप देख लीजिएगा। मतलब कुछ ऐसा भी है कि देखो यहां पे 4d8 5+2 है, लेकिन यहां पे 4d10 5+0 हो गया है। समझ में आई क्या बात? तो ये आपको ध्यान में रखना ही है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि देखो होता क्या है, बहुत सारे हैं, लेकिन क्या अच्छा है, क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर ये मैंने आपको दिखाया अच्छे से। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा कि क्या है क्या नहीं है, अपने सारी की सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। समझ में आया अच्छे से? बिल्कुल समझ में आया ना? चलते हैं देखो आगे। अब देखो बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस में सबसे पहले अपन बात करें इस क्वेश्चन की। क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स रिटेन्ड इन Fe+2 आयन। तो पहली बात तो मैं आपको थोड़ी सी बातें बता दूं, क्योंकि आपको अभी इतनी बातें पता नहीं होगी अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हो तो, लेकिन आप नीट और जेईई के हो तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होनी चाहिए कि इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है।
मैं आपको ये बताता हूँ अभी। वैसे जनरली एग्जाम में भी दिया हुआ रहता है कि एटॉमिक नंबर ज़्यादा या एटॉमिक मास ऐसा कुछ दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले अपन बात करें कि नंबर ऑफ रिटेन डी इलेक्ट्रॉन रिटेन इन Fe+2। तो ये क्या बला है वो सुनो। मैंने आपको इससे पहले बता दिया है कि कोई भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो 2 पॉजिटिव चार्ज आएंगे, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ कहानी कुछ बहुत बढ़िया वाली है, वो कैसी है वो समझो आप। अब देखो, अब समझना, सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो मैं लिख देता हूँ 1s2, हाँ जी, 2s2p6, फिर देखो 3s2p6d6 और 4s2। एक बार कैलकुलेट कर लो सारा का सारा कि 6 2 8 2 10 तो 12 12 और 6 18 2 20 और 26 हो गया भाई, सबसे अच्छे से क्लियर हो गई। अब देखो मेरी बात सुनो, आपने जब इलेक्ट्रॉन भरा तो कैसे भरा? पहले 1s में भरा। मैं जो बोल रहा हूँ मैंने कॉन्फ़िगरेशन से लिख दिया है, लेकिन तरीका क्या है, पहले मैंने 1s में भरा, फिर मैंने 2s में भरा, फिर मैंने 2p में भरा, फिर मैं कहाँ भर रहा हूँ 3s में भर रहा हूँ, फिर मैं 3p में भर रहा हूँ, ध्यान से सुना भाई साहब, फिर मैं 4s में भरता हूँ और फिर मैं 3d में भरता हूँ। ऐसा कुछ होता है, लेकिन लिखने में मैंने वैसे लिखा है। अगर कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे भी लिखते हो तो वो गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरे को ये कह रहा हूँ कि मैं इस तरीके के लिखूंगा। अब ध्यान से सुनना, आपसे बोला Fe+2, तो जब भी फिल करो तो n+l रूल से फिल करना है आपको। भाई साहब जो सुन रहे हैं अच्छे से सुनना, फिल करो तो n+l रूल से फिल करना है। लेकिन जब आपको इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आए ना तो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है। मतलब यहां से कौन से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, यहां से कौन से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे मेरे भाई, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। मतलब इस केस में अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हो जाएगा, 1s2 2s2p6 3s2p6 d6 4s0, क्योंकि Fe+2 का निकालना आपको। क्लियर हुई बात? अब कह रहा है कि नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन रिटेन इन Fe+2, तो अभी भी Fe+2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रिटेन है भाई साहब, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। मतलब आंसर क्या हो जाएगा अपना, 6 इज द करेक्ट आंसर। अगर आपने डी वाले निकाल दिया तो फिर गड़बड़ हो जाता। तो ये बड़ी समझने वाली बात थी कि Fe+2 में किस तरीके से अपने को कॉन्फ़िगरेशन देखना था। तो मेरे ख्याल से अब एक आपको समझा दिया तो बाकी के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। चलते हैं, देखो आगे। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। पहली बात तो ये क्वेश्चन जेईई मेन 2014 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम, एटॉमिक नंबर 37 दे रखा है। मतलब देखो क्या बोल रहा है वो समझ लो भाई साहब। ये रुबिडियम 37 एटॉमिक नंबर। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वहां से देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, फिर उसकी क्वांटम नंबर देखेंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। तो 1s2 2s2p6 3s2p6 d10 4s2p6 और उसके बाद में 5s1। ये मैंने इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में भरा है। मैं इतनी बातें करूंगा नहीं, आप खुद जाकर के चेक कीजिएगा कि वाकई में मैंने 4p के बाद में 5s क्यों लिया है, मैंने 4d क्यों नहीं लिया है। वो सारी बातें आपको आनी चाहिए, क्योंकि मैंने कौन सा यूज़ लिया है, n+l रूल यूज़ लिया है, या थोड़ी देर पहले वो एक मेमोरी में बना रखा था उसके अकॉर्डिंग अपने यूज़ में लिया है। तो मुझे बताओ, दिस इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कौन सा वाला है जी, कौन सा वाला है, कौन सा वाला है, दिस इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये क्या है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है रुबिडियम का। इसकी इसकी चारों क्वांटम नंबर बतानी है। तो इसकी चारों क्वांटम नंबर में बताओ, 5s1 आ गया, क्या आ गया जी 5s1। तो बताओ n की वैल्यू कितनी 5, l की वैल्यू s के लिए 0, तो m की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0, s की वैल्यू क्या हो सकती है, कोई भी एक हो सकती है, या तो -हाफ या +हाफ, जो भी दे रखी है इन्होंने। तो इन्होंने तो सारी +हाफ दे रखी है, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई सी भी एक हो सकती थी, ठीक है ना। तो देखो 500 +हाफ, 500 +हाफ, तो दिस इज फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, 500 +हाफ, बाकी का कोई नहीं है। ये वैसे ही गलत हो गया, समझ में आ रही है बात, क्लियर हो गई बात। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यहाँ पर बहुत सारी चीजें अप्लाई हो रही है, क्वांटम नंबर भी यूज में ले लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी यूज में ले लिया, समझ में आ रहा है। आज का जब चीज पढ़ाई ना बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार थी। तो मैं आपको इतने कहूंगा कि एक बार आप इस टॉपिक को वापिस आप रिवाइज कर लीजिएगा वापिस, और एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप पढ़ोगे ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उतना ही आपको आगे पढ़ने में मजा आएगा। और आपका ही चैनल है केमिस्ट्री इनसाइट, इसको आप लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ सब्सक्राइब करवाएं और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें।